स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने जा रहे हैं लास्ट स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जो विच वाज गिवन बाय नील बोर। किसने दिया था? नील बोर ने। नील बोर क्या है? साइंटिस्ट का नाम था, हु हैज़ गिवन एटॉमिक स्ट्रक्चर। और इन्होंने क्या किया था? जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे, क्या कि रदरफोर्ड वॉज नॉट एबल टू एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम, कि एटम की स्टेबिलिटी को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। लेकिन नील बोर साइंटिस्ट आए थे, उन्होंने क्या दिया? ही हैज़ प्रपोज्ड अ मॉडल which shows at stability of the atom, stability of an atom। तो रदरफोर्ड ने क्या बोला? रदरफोर्ड ने आपको क्या बोला था? पहले जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन क्या करता है, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, तो वो क्या करेगा? एनर्जी लॉस करेगा। जब क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन मूव करता है सर्कुलर ऑर्बिट में, तो वो क्या करता है? इट कॉन्टिन्यूसली रेडिएट एनर्जी। कॉन्टिन्यूसली क्या करता है? एनर्जी रेडिएशन होता है। रेडिएट करता है क्या? एनर्जी को रेडिएट करता है। एज ए रिजल्ट एटम में कोलैप्स। एटम क्या हो सकता है बच्चे? कोलैप्स हो सकता है, या फिर सिकुड़ सकता है, ठीक है, श्रिंक हो सकता है। तो इसका मतलब क्या था कि वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो फिर हमारे साइंटिस्ट आए थे नील बोर, उन्होंने क्या किया? ही शोज द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, और उन्होंने कुछ पोस्टुलेट बताए, ठीक है, नील बोर। और कब? इन द ईयर 1912 में क्या किया? ही प्रपोज द मॉडिफाइड मॉडल ऑफ एन स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ठीक है। और उन्होंने कुछ एजम्पशंस दी थी। सबसे पहली एजम्पशंस क्या थी? उन्होंने क्या बोला कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये हमारा सपोज करो न्यूक्लियस है, कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है एक न्यूक्लियस में, तो वो किस में करता है? उसकी एक पर्टिकुलर क्या होती हैं? सर्टेन एनर्जी शेल्स प्रेजेंट होती हैं। उनको क्या बोलते हैं हम? ऑर्बिट और एनर्जी लेवल, ठीक है। कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, उनका एक पर्टिकुलर शेल होता है, एक एनर्जी लेवल होता है, जिसमें वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। और सेकंड चीज़ उन्होंने क्या बोला था? कि वाइल रिवॉल्विंग के टाइम पे वो कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करता। वाइल रिवॉल्विंग दे डू नॉट रेडिएट एनी एनर्जी, ठीक है, कोई भी एनर्जी वो लूज नहीं करता। एज अ रिजल्ट एटम रिमेन स्टेबल, ठीक है। एटम क्या होता है? स्टेबल होता है। उन्होंने क्या बोला बच्चे? फिर से सुनो ध्यान से, कि ये हमारा क्या? सेंट्रली लोकेटेड न्यूक्लियस, ठीक है, जिसके अंदर क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ठीक है, उसकी क्या होती है? हर एक ऑर्बिट के पर्टिकुलर मैक्सिमम अमाउंट, या फिर हम बोलेंगे मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, जितने इलेक्ट्रॉन वो होल्ड कर सकता है। और उन हर एनर्जी शेल्स को उसने क्या नाम दिया? KLMNO। ऐसे अलग अलग शेल्स को उन्होंने बोला, और क्या दिया? कि हर एक एनर्जी शेल की क्या होती है? अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है, कि वो इतने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। कि जैसे K शेल 2 इलेक्ट्रॉन, 8, 18, ठीक है। ऐसे जो हमारा शेल है वो क्या कर सकता है? एनर्जी को या फिर इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकता है। इट हैज़ अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी होल्ड। हर एक ऑर्बिट की अपनी एनर्जी लेवल होता है, कि मैक्सिमम वो उतने इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नील बोर खत्म होता है बच्चे। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है एटॉमिक नंबर, ठीक है। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स lying inside the nucleus, lying inside the
न्यूक्लियस। एक न्यूक्लियस के अंदर जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन्स मतलब पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर जेड। कैपिटल लेटर जेड से हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं। और बच्चे ये जो एटॉमिक नंबर होता है हमारा, ये जो एटॉमिक नंबर होता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है। जब हमें किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फाइंड करना होता है तो एटॉमिक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सपोज करते हैं हमारे पास एक एलिमेंट है एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 12, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है हमारे पास एक्स, उसका एटॉमिक नंबर है 12। तो इस एटॉमिक नंबर की हेल्प से हम क्या है, उसकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले क्या आती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या होगी, 282। आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल इज नोन एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि इसके अंदर ये जो एक्स एलिमेंट है, इसके अंदर क्या है, हमारे पास 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और इसी से हम क्या, इसकी वैलेंसी भी निकाल सकते हैं। वैलेंसी क्या हो गई, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। स्टेबल होने के लिए इसको 8, किसी भी एलिमेंट को स्टेबल होने के लिए कितने एलिमेंट की ज़रूरत है कि उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये क्या है, 28। अब इसको अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए कितने एलिमेंट की ज़रूरत है या फिर कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होगी, यहाँ पे 6। तभी तो जाके ये क्या होगा, स्टेबल होगा। अब अगर ये 6 किसी से लेता है तो क्या होगा, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज़ करनी पड़ेगी। लेकिन अगर ये 2 किसी को देता है तो क्या करेगा, इसको कम एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो इसकी अगर हम वैलेंसी की बात करें तो इस पे क्या आ गई, वैलेंसी इसकी 2 हो गई, क्योंकि 2 जैसे ही ये डोनेट करता है तो क्या हो गया, ये 28, मतलब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने का मतलब क्या है बच्चे, अगर हम इससे चार्ज की बात करें कि चार्ज क्या होगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। पॉजिटिव चार्ज क्यों होगा, क्योंकि इसने क्या किया है, आयंस को या फिर इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया है। डोनेट, ठीक है, जो डोनेट करता है उस पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। जो डोनेट करता है उस पे हमेशा क्या आता है बच्चे, पॉजिटिव चार्ज आता है। एक प्रॉपर्टी हमें ये पता चल गई। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या पता चलती है कि ये मेटल है या नॉन मेटल है, कि जो भी एलिमेंट है हमारा एक्स, ये मेटल है या नॉन मेटल। तो बच्चे हमेशा ये ध्यान रखना, जिस एलिमेंट की वैलेंसी 1, 2 और 3 होती हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, ठीक है। जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, जैसे कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, या फिर जिसकी 4 वैलेंसी है वो क्या होते हैं, दे आर नोन टर्म्ड एज मेटलॉइड्स। क्या होते हैं, वो मेटलॉइड्स होते हैं। और जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5, 6 और 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या होते हैं, दे आर टर्म्ड एज नॉन मेटल्स। उनको क्या बोलते हैं, हम नॉन मेटल्स बोलते हैं। और 8 वाला तो आपको पता होती है, क्या होती है, नोबल गैसेज होती हैं, जिसका ऑक्टेट क्या होता है, कंप्लीट होता है, स्टेबल होती है नोबल गैसेज, ठीक है। तो और अगर हम इससे और चीज़ें क्या हमें याद में रखने वाली क्या चीज़ है बच्चे हमारी, कि जो मेटल है, मेटल और नॉन मेटल मतलब जिसके अंदर क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन की आइदर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय आइदर लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है। तो इनसे जो बॉन्ड बनती है वो कौन सी बॉन्ड होती है बच्चे, आयोनिक बॉन्ड होती है। कौन सी बॉन्ड होती है, आयोनिक बॉन्ड होती है। और जैसे हमारी क्या करेंगे, जैसे 4 है, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करेगा, इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड कौन सी बॉन्ड होती है, द बॉन्ड विच इज़ फाउंड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये वैसे ही बच्चे एग्जैक्टली सेम है, जैसे हम सपोज एग्जाम्पल लेके चलते हैं आपके पास, कि सपोज हमारे पास क्या है, 2 चॉकलेट है, या फिर हम बोलेंगे कि हमारे पास 2 बॉक्स है,
ठीक है, जिसको पूरा होने के लिए दोनों को क्या 8-8 की ज़रूरत है। लेकिन आपके पास तो क्या है, सपोज़ करो आपके पास 6 चॉकलेट हैं और आपके भाई के पास या फिर आपके जो भी दोस्त हैं या फिर हमारा जो दूसरा बॉक्स है उसके अंदर 2 चॉकलेट हैं। तो अब इतना तो अच्छा कोई भी नहीं होता कि आपकी 6 की 6 चॉकलेट आपको दे देगा, ठीक है, या फिर आप किसी को 6 की 6 चॉकलेट दे दोगे। तो आप क्या करोगे, ये जो 2 चॉकलेट है इसको भी आप छीन लोगे, ठीक है, और अपना बॉक्स आपने फुल कर लिया। तो हमेशा ध्यान रखेंगे जो डोनेट करता है, डोनेट करने वाला या फिर जो डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उसके ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उसके ऊपर कैसा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चे मास नंबर। लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं आज के लिए, क्या है हमारा मास नंबर। तो मास नंबर किसके इक्वल होता है, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिक्स करके जो हमारी सिचुएशन बनती है या फिर जो हमारा नंबर आता है उसको क्या बोलते हैं, मास नंबर बोलते हैं। एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर ए। अब बच्चे अगर हम रिलेशनशिप की बात करें हमारे कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बीच की अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब हमें पता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं, एटॉमिक नंबर के इक्वल होते हैं। सो वी कैन ऑल्सो से डैट एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू मास नंबर इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा बच्चे। अगर आप कोई और टॉपिक पे वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज़ ड्रॉप डाउन इन माय कमेंट बॉक्स। थैंक यू।